Hello, my Dora the Explorers. This side your Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MedJEX. तो मेरे प्यारे प्यारे एक्सप्लोरर्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी पोर्शन, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम क्रिस्प फॉर्म में मैं आपके सामने पेश करूंगी. तो फटाफट से पेन और नोटबुक लेके तैयार हो जाओ, अपने नोट्स को रिवाइज करना और साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ना. तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ये चैप्टर दो लोगों के बारे में है, एक है हमारे एनिमल्स, एक है हमारे प्लांट्स. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं बच्चों लोग, तो क्या होता है हमारे एनिमल्स में हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, दो सिस्टम का काम होता है. एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. एंड नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन. न्यूरॉन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है. तो सबसे पहले बोर्ड्स में न्यूरॉन का डायग्राम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार न्यूरॉन का डायग्राम समझ लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये डायग्राम आता होगा. अगर आता है तो फटाफट अपनी कॉपी में बनाने लग जाओ. चलो, इधर मैं बना रही हूं, इधर तुम अपनी नोटबुक में बनाओ. ऐसे ऐसे ऐसे. यहाँ पे छोटे छोटे एक्सटेंशंस. ठीक है, इस तरीके से. देन बीचों बीच प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिकल वायर, तो इट नीड्स टू बी इंसुलेटेड. इंसुलेशन. ऐसे बनाओ बनाओ, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी. लाइक दिस. इसके बाद यहां प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स. 1 2 3 1. इनके अंदर केमिकल्स, चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन का बेसिक डायग्राम तैयार. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लेबलिंग की. तो सबसे पहले ये जो शॉर्ट एक्सटेंशंस हैं इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स. दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स का काम क्या होता है बच्चों? को सिग्नल रिसीव करना. अब सिग्नल को हम बायोलॉजी में स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, तो स्टिमुलस रिसीव करने का काम है. नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है साइटोन. तो डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करके किसको भेजते हैं? साइटोन को. साइटोन सिग्नल भेजते हैं सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज कॉल्ड एज योर एक्सोन. ठीक है, एक्सोन. एक्सोन इज सराउंडेड बाय शीट्स कॉल्ड एज माइलिन शीट. माइलिन शीट को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो माइलिन शीट के ऊपर ही होते हैं. इन सेल्स का नाम होता है बच्चों श्वान सेल्स. दीज आर श्वान सेल्स. श्वान सेल्स. क्लियर? बीच बीच में तुम्हें रीजन्स दिख रहे होंगे जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है. दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर. दीज आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर. ठीक. एक्सोन का जो एंड होता है जिसे हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं. देखो बच्चों, तुम्हें पता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स बोला जाता है, तो एंडिंग हम साइनेप्स वर्ड से ही करेंगे, प्रीफिक्स साइनेप्स होगा. तो ये जो गोल स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नोड. दिस इज साइनेप्टिक नोड. साइनेप्टिक नोड के अंदर ये पिंक कलर के तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स. साइनेप्टिक वेसिकल्स. और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं ब्लू कलर से. दीज आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमिटर्स. न्यूरो ट्रांसमिटर्स. तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है. डेंड्राइट स्टिमुलस रिसीव करता है, इसका काम हो गया रिसीव स्टिमुलस. और स्टिमुलस रिसीव करके किसको भेजता है? साइटोन को.
साइटोन सिग्नल किसको भेजता है? एक्सोन को। एक्सोन का काम है उस स्टिमुलस को ट्रांसमिट करना, तो एक्सोन ट्रांसमिट्स स्टिमुलस, आगे भेजता है, ठीक है, ताकि एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जंप ना कर जाए, इसलिए बीच बीच में इंसुलेशन होता है माइलिन शीट का, और माइलिन शीट को बनाने वाले सेल्स होते हैं श्वान सेल्स। बीच बीच में गैप होता है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसकी जो एंडिंग्स होती है उसको साइनेप्टिक नोड बोलते हैं, विच कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स, एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम है एक न्यूरॉन का सिग्नल अगली वाली न्यूरॉन में भेजना। सो दीज आर केमिकल्स। समझ में आया? ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे न्यूरॉन का। चलो अब क्वेश्चन, हाउ विल द इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन? एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, है ना? पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर 1, डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी। दूसरे में डेंड्राइट से एक्सोन लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन, जिनका काम होता है टेक सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड सेंड्स द सिग्नल्स टू ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन्स एनवायरमेंट से सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। इंटरन्यूरॉन्स क्या करती है? ये मिडिल मैन की तरह काम करती है। जैसे स्क्विड गेम में फ्रंट मैन होता है, ऐसे हमारी बॉडी में मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट कराती है। मोटर न्यूरॉन का काम होता है जो दिमाग ने सिग्नल भेजा उसको ऑर्गन्स तक पहुंचाना कि इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। इस तरीके से काम चलता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या होता है? देखो देखो, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, ठीक है। ये 2 न्यूरॉन्स है जो मैंने बहुत रफ बनाई, तो इनका ये जो जंक्शन है यही होता है साइनेप्स, ठीक है। तो अगर साइनेप्स की डेफिनेशन आए तो ये कह सकते हो तुम, द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, और क्या हो सकता है, और माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज साइनेप्स। ओके, अब होता क्या है साइनेप्स में? इधर से होता है एक्सोन। एक्सोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको रिसीव कर लेते हैं डेंड्राइट्स। जैसे अगर मैं इसी एरिया को जूम करूं, इसको अगर मैं जूम करूं तो देखो क्या हो रहा है। ऊपर से हमारे एक्सोन का साइनेप्टिक नोब है ना, और नीचे से क्या है, हमारी अगली न्यूरॉन की डेंड्राइट। मान लो ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है और ये सेल बॉडी वाला पार्ट है। तो यहाँ क्या होते हैं बच्चों? यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। और यहाँ क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से बाहर रिलीज होते हैं और इन रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाते हैं। बाइंडिंग के बाद क्या होता है? आगे जाके सिग्नल कंटिन्यू करता है, मैं रुकेगा नहीं, मैं चलेगा। तो यही काम है, जो सिग्नल अगली पिछली न्यूरॉन का है वही सिग्नल आगे जाता है। मैम हमने एक शब्द सुना है, जरा बताओगे क्या? वो वर्ड है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बेटा नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम है। ये क्या होता है? जैसे मान लो एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आई, ये एक्सोन आई, जब ये जंक्शन बना ले किसी मसल के साथ, जैसे मान लो ये एक मसल है, स्मूथ मसल है, ठीक है, तो ये जो जंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना? क्लियर है? साइनेप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। अगली बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको इस पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो पार्ट हमारी बॉडी के सेंटर एक्सिस पे है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो सेंटर में क्या है हमारा? यहाँ ब्रेन और पीछे की तरफ हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो पूरी बॉडी में फैलेंगी, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स।
वहीं अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के जाली दुश्मन हैं। जैसे मान लो अगर एक हमारी धक 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 बढ़ाएगा तो दूसरा धक 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 कम करेगा। यानी अगर एक हार्ट बीट बढ़ाएगा दूसरा हार्ट बीट कम करेगा, एक सलाइवेशन बढ़ाएगा तो दूसरा सलाइवेशन कम करेगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो ये कैटेगराइजेशन है हमारे नर्वस सिस्टम का, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन। दिस इज ह्यूमन ब्रेन। एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां से ये ब्रेन तुम्हें बनाने को नहीं आएगा, वरना मैं बना के दिखा देती। यहां से तुम्हें लेबलिंग के लिए आएगा, ठीक है। अब जो ब्रेन होता है बच्चों, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ समझाती हूँ, है ना, थोड़ा सा समझा देते हैं क्या हो रहा है। देखो, एक होता है तुम्हारा बोनी केस स्कल, और एक होता है तुम्हारा नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे। तो ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, स्कल, ठीक। और नीचे की तरफ क्या है तुम्हारे पास, योर वर्टिब्रल कॉलम। अब क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। बना के दिखाती हूँ, रुको। ऐसे, और यहां पीछे से सेरिब्रम। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एग्री करते हो कितना प्यारा बना है ना। तो ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन को सराउंड करता है क्रेनियम। ये हमारे नीचे स्पाइनल कॉर्ड है विच इज सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ क्या होता है, इनके बीच में एक्स्ट्रा लेयर्स होती है बच्चों। यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जो यहाँ भी होती है और यहाँ नीचे भी जाती है। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। अगर दिमाग को सराउंड कर रही है तो क्रेनियल मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रही है तो स्पाइनल मेनिंजेस। सो दीज आर क्रेनियल मेनिंजेस, और जो नीचे वाली हैं दीज आर स्पाइनल मेनिंजेस। और हो भी क्यों ना, हार्ट को सराउंड कर रहा था पेरिकार्डियम, लंग्स को सराउंड कर रहा था प्लूरा, तो ब्रेन और इसको भी तो सराउंड करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लेयर्स का नाम क्या है, मेनिंजेस। अगर दिमाग को करेगी तो क्रेनियल मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड को करेगी तो स्पाइनल मेनिंजेस। अब दूसरी बात, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। यहाँ पे बीच बीच में फ्लूइड भरा होता है, यहाँ फ्लूइड मूव करता है। मैं ऐसे बनाऊंगी तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। उस फ्लूइड का नाम लिख लो। उस फ्लूइड का नाम है बच्चों CSF। दिस इज योर CSF। CSF की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस इज योर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम होता है प्रोटेक्शन देना, शॉक एब्जॉर्प्शन करना। भाई दिमाग को जो झटका तुम दे रहे हो ना, जैसे दिल टूट गया है, झटका आ गया, वो वाला झटका नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, मैकेनिकल जो शॉक लगते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है CSF का। समझ में आया? तो यही डायग्राम तुम्हारा यहाँ पे एनसीईआरटी में बनाया हुआ है इधर की तरफ, ठीक है। तो हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा हमने, क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, स्कल, ठीक है। नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब ये पूरा ब्रेन है। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जो देखने में एकदम अखरोट जैसा लगता है, दिस पार्ट इज योर फोरब्रेन। फोरब्रेन के पार्ट्स क्या क्या है बच्चों, देखो, हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी आती है, और सेरिब्रम आता है। सबसे बड़ा पोर्शन जो सराउंड हो रहा है दैट इज सेरिब्रम। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी विच इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन के लिए कलर चेंज करती हूँ, ये वाला पार्ट है मिड ब्रेन, ये पूरा बीच वाला पोर्शन। इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है हमारा हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे वाला पार्ट। इसमें 3 आते हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। सेरिबेलम छुटकू भाई ऑफ, छुटका भाई किसका, सेरिब्रम का। पोन्स ये रहा, मेडुला ये रहा, और मेडुला ही आगे जाके कंटिन्यू करता है एज ए स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन का डाइसेक्शन कर लिया है। अगर लेबलिंग आएगी तो तुम बिल्कुल करोगे, है ना, करोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है दैट इज सेरिब्रम, जो मैंने दिखाया था ना, एकदम ऐसे ऐसे अखरोट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो सेरिब्रम के फंक्शंस क्या है, फंक्शन समझ में आने चाहिए। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ऑल वॉलंटरी एक्शंस, तुम्हारा सोचना, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी, तुम्हारी जो तुम जैसे मतलब जो भी तुम वॉलंटरी एक्टिविटीज करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, सारी की सारी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। सो इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शंस। इसके अलावा थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस, स्पीच, सब कुछ। मेमोरी होता है ना, आज मैंने ये पढ़ाया, तुमने पढ़ लिया, तुम्हें याद हो गया, 7 दिन बाद भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसका रिपीटेशन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। अगर तुम किसी चीज का रिपीटेशन करोगे, रिवीजन करोगे, सो योर सेरेब्रम विल ट्रेन इटसेल्फ, और ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस है सेरेब्रम के, सीबीएसई में पूछा जाता है, राइट द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, सो यू हैव टू राइट दीज। सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। देखो जैसे स्कूल में होता था ना, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे नए नए स्कूल में आते थे, हम स्कूल में जाते थे और ऐसे खो जाते थे क्योंकि पता ही नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो गले में ऐसे बॉटल टांगी होती थी और रो रहे होते थे, मम्मी मम्मी घर जाना है घर जाना है। फिर एक मैम आती थी, मैम बोलती थी बेटा क्या हुआ क्या हुआ, फिर हमारी डायरी चेक करती थी, अच्छा ये यूकेजी क्लास का बच्चा है, अच्छा ये एलकेजी क्लास का बच्चा है, फिर वो क्लास में ड्रॉप करके आती थी। यानी कि मैंने ये बात क्यों बताई, हमारी बॉडी में जो भी सिग्नल आ रहा है ना, वो सिग्नल उसे पता नहीं चलता कि मुझे कहाँ जाना है ताकि मैं काम करके आऊँ बॉडी का। तो थैलेमस क्या करता है, जो भी सिग्नल ब्रेन में आ रहा है उसको उसके अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में पहुंचाता है, क्योंकि ब्रेन में अलग अलग जोन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम है। तो जो भी सिग्नल आ रहा है उसको अलग अलग जगह पर फिक्स पोजीशन पर पहुंचाने का काम है थैलेमस का। ठीक है, तो थैलेमस को हम रिले सेंटर बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है इनकमिंग सिग्नल को, यानी कि सेंसरी सिग्नल को, और मोटर सिग्नल को जो जाएगा उसको। सो इट कोऑर्डिनेट्स सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। रिले रेस देखी होगी ना, एक के हाथ में कुछ होता है, फिर वो भागता है, अपने अपोजिट टीम मेंबर को देता है, फिर वो भागता है, पास पास करते हैं। सो दिस इज हाउ द थैलेमस वर्क्स। थैलेमस के बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, यानी कि थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन। अगर मैं तुम्हें ब्रेन में समझाऊं, यहाँ पर देखो, तो ये वाला पोर्शन हो जाता है बच्चों हाइपोथैलेमस, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा थैलेमस। तो थैलेमस ऊपर, हाइपोथैलेमस नीचे, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? सो दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को लिंक करता है। दोनों ही सिस्टम का ये पार्ट होता है। क्या काम है इसका? हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा को कंट्रोल करना। भूख लगती है, हाइपोथैलेमस परेशान है। प्यास लगती है क्योंकि हाइपोथैलेमस परेशान है। इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो बैलेंस करना भी हाइपोथैलेमस का काम है। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल्स थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ऑस्मोलैरिटी, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट रेशियो, सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस का ये फंक्शन है। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। अब देखो, तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि देखना और सुनना ये सारा काम संभाल रहा है सेरिब्रम। लेकिन अब ऐसा हो जाए तुम एकदम कंसंट्रेटेड होकर मुझे सुन रहे हो कि अमीशा मैम क्या पढ़ा रही है, और एकदम से पीछे से आके कोई भौंक कर दे तो तुम डर जाओगे ना। तो ये जो तुम्हारा सुनना हुआ, ये एक रिफ्लेक्स हुआ अचानक से। या फिर कभी तुमने देखा होगा कि मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं, फिर एकदम से ऐसे देखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं उसको फोकस करने के लिए। ये वाला जो रिफ्लेक्स होता है, ये होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स, सॉरी ऑडिटरी नहीं, विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अचानक वाली जो चीज़ें होती है सुनने में और देखने में, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का काम क्या हो गया बच्चों? इट कंट्रोल्स क्या? एक तो विजुअल रिफ्लेक्स और दूसरा ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और नोट की बात क्या है? नोट की बात यह है, नॉर्मल विजन एंड लिसनिंग आर under the control
ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, बेटा ये ब्रेन जितना सिंपल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, इससे ज्यादा टफ है तुम्हारे जब तुम 11th में चले जाओगे, तो वहां पे भी पढ़ोगे, इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ोगे, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल, पेडंकल, अंकल, ये सारी चीजें। तो बस बेसिक सा पढ़ लो कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, लेकिन अगर नॉर्मल देखना सुनना हो तो वो काम कौन संभालेगा, हमारा फोर ब्रेन। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट थे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम एकदम छुटकू सा भाई लगता है किसका, सेरिब्रम का। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो सेरिबेलम ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल सेरिब्रम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सॉरी, फोर ब्रेन इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। देखने में बिल्कुल सेरिब्रम जैसा लगता है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स। जैसे मान लो अब क्या होता है, तुमने किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे डांस सीखा कि भाई मुझे ऐसे करना है, फिर मुझे अगला स्टेप ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, कुछ भी ऐसे करना है, तुमने सीखा। तुम गए डीजे पे, तुम्हारा सॉन्ग प्ले हुआ और तुमने अपने स्टेप्स को याद कर करके डांस किया। और एक दूसरा होता है कि गाना चला दो भाई, जो मन में आएगा नाच लेंगे ना, कुछ भी नाच रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, तुम डांस कर रहे हो बट देयर इज अ डिफरेंस। जहाँ पे तुम स्टेप्स सोच सोच के डांस कर रहे हो वहाँ पे तुम्हारा सेरेब्रम इन्वॉल्व होगा, जहाँ तुम मन मर्जी से डांस कर रहे हो इनवॉलेंट्री एक्शंस में, वो तुम्हारा सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। सो अगर कोई भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हुई तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा फोकस पढ़ाने में, लेकिन ये साइड बाय साइड हो रहा है बिकॉज दीज आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ये जो पॉस्चर, गेस्चर्स, ये जो भी मेंटेन करता है, ये सब करता है सेरिबेलम। सो सेरिबेलम का काम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स, मेंटेन्स बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस। देखो एक और चीज समझाती हूँ। जैसे मान लो तुमने डिसाइड किया कि मुझे चलना है, तो तुम्हारा जो डिसीजन हुआ कि चलना है या नहीं, वो तुम्हारा फोर ब्रेन संभालेगा क्योंकि वॉलंटरी एक्टिविटी है। लेकिन एक बार तुम चलना स्टार्ट किए तो तुम्हारा देखा होगा, तुमने ऐसे हाथ भी मूव कर जाते हैं, तुम चल रहे हो, तुम्हारी पेस सही चल रही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। तो ये पूरी मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा, सेरिबेलम। यानी कि जहां जहां वॉलंटरी आया वो सेरिब्रम, जहां जहां इनवॉलंटरी आया वो सेरिबेलम। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पोन्स। पोन्स का काम होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग में भी स्पेसिफिकली डीप ब्रीदिंग। मैं इसको लिख देती हूँ, स्पेसिफिकली डीप वाली जो ब्रीदिंग होती है। जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चों बोलो ओम, है ना, तो ओम में जो तुम गहरी सांस लेते हो उसको कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स। लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है तुम्हारी, उसको कंट्रोल करने का काम होता है मेडुला का। इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल, कब जगना है, कब सोना है, या फिर जो तुम्हारी साइकिल्स चलती हैं उसको एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड संभालती है, पीनियल ग्लैंड, और उसके अलावा ब्रेन में पोन्स संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, सलाइवेशन, सलाइवा रिलीज होगा नहीं होगा, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट्स। ब्रीदिंग रेट, तो ब्रीदिंग रेट को भी रेगुलेट करता है कौन, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आया? चलो क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? ब्लड प्रेशर बच्चों, पहली बात तो कोई रिफ्लेक्स नहीं है, अचानक से होने वाली चीज नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी को पूरा डेडिकेट करता है हमारा हाइंड ब्रेन। तो तुम्हें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, एंड दैट ऑप्शन इज, यहाँ पर स्कल तक तो की काम ही नहीं है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, पोन्स, मेडुला, पिट्यूटरी। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, cerebellum, medulla, pons, because all are the parts of hind brain and hind brain controls involuntary activities. Next question, next part is about your reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? अब जैसे मान लो तो मेरे सामने बैठे होते हैं, अगर ऑफलाइन में मैं ये पेन फेंक के मारती ऐसे, या मैं तुम्हारी आंखों में टॉर्च मारती एकदम से, तो तुम्हारा एक सडन रिस्पॉन्स होता। वो रिस्पॉन्स इतना फास्ट था कि तुम्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो अचानक से होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे एकदम रैंडम होते हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं।
रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे समझो जैसे एक कंपनी है जहाँ पे एक अपर पोस्ट का मैनेजर है और एक लोअर पोस्ट का मैनेजर है जो मैनेजर से बिल्कुल नीचे है। अगर मैनेजर नहीं आया तो जो सब मैनेजर है वही तो काम संभालेगा ना, लेकिन जब मैनेजर आ जाएगा तो उसको सारी बात बताएगा कि कल ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। तो ब्रेन से नीचे हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये सारे काम संभालेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा देगा कि ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज क्विक, सडन, immediate response of body to certain stimulus that involves the spinal cord. दूसरा, the pathway through which impulse pass is called as reflex arc. जो पूरा पाथ फॉलो होता है इस काम को करने के लिए उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये पूरा पाथवे है। स्टिमुलस आया जैसे कि गरम चाय गिर गई, वो गया रिसेप्टर ऑर्गन के पास यानी कि स्किन, सेंसरी नर्व्स के पास से वो गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स हो सकती हैं और सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टेड ऑर्गन्स पे। जैसे नहीं समझ में आया मैम एक बार थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए ना। देखो ये है तुम्हारा हैंड 4 5, ठीक है, ये तुम्हारा हैंड है ना, गंदा सा लग रहा है, रुक जाओ। हाँ, जैसे मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका हैंड है ऐसे। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर नीचे मसल्स होंगी, ये मसल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे होती है हमारी न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन होगी जो सिग्नल लेके जाएगी दिमाग के पास, यहाँ पे चेन होगी, बट मैं एक ही न्यूरॉन से सारा कुछ सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। ये कहाँ गई है, ये गई है हमारे ब्रेन के पास। हो सकता है कि इसी न्यूरॉन से और एक्सटेंशन निकल जाए जो हमारे किसके पास पहुंच जाए, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इस न्यूरॉन के लिए वहां जाना आसान है या यहाँ जाना आसान है? यहाँ जाना आसान है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, एक हो सकता है बीच में इंटरन्यूरॉन हो, इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन से ये सिग्नल चला जाएगा वापस से होते हुए मसल्स पे, ठीक है। अब देखो इस पूरे सिनेरियो में तुम्हारे हाथ पे गरम चाय गिरी है, ये चाय का कप था, है ना, ये चाय का कप था और इसकी सारी चाय तुम्हारे हाथ पे गिर गई, ठीक है। तो ये जो हीट मिली है ये क्या है, स्टिमुलस। अब चाय हाथ पे गिरी है तो उसको रिसीव किसने किया है, स्किन ने। तो स्किन यहाँ पे क्या हुई, रिसेप्टर, ठीक। अब ये अचानक हुआ था, अचानक से हाथ उठाओ, क्या सोच के ओहो चाय गिर गई, हटा लो जी हटा लो, ऐसा थोड़ा ना होता है, अचानक से करना होता है। तो ये जो नर्व्स है जो सिग्नल ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रही है, दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में क्योंकि फास्ट अपना टाइम ट्रेवल करना है एक तरीके से। तो ये जो बीच में न्यूरॉन है ये हो गई इंटर न्यूरॉन, ठीक। सिग्नल वापस जाएगा दिस न्यूरॉन से, दिस न्यूरॉन इज द मोटर न्यूरॉन। अब एक बात बताओ भाई, स्किन ने तो रिसीव किया है ना, क्या स्किन को तुम सिग्नल दोगे कि भाई स्किन हटले हटले वहां से हटले? स्किन तो कुछ नहीं कर सकती। हटाने का काम कौन करेगा हाथ को, ये करेंगे तुम्हारी इफेक्टर ऑर्गन जो है तुम्हारी मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बोन्स का मूवमेंट अलाउ करेंगी। तो यहाँ पर ये जो मसल है, दिस मसल इज द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन में क्या क्या आ सकता है, इफेक्टर ऑर्गन में बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स आ सकते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स में ग्लैंड्स आ सकती हैं, भाई किसी ग्लैंड्स का सिक्रीशन कराना हो। इफेक्टर ऑर्गन में हमारी मसल्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आ सकती है हमारी इफेक्टर ऑर्गन में। तो ये जो पूरा पाथ फॉलो हुआ है एक्शन कराने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, जो यहाँ पे विजिबल है। तो रिफ्लेक्स आर्क अगर पूछे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। आई बात समझ में? हाँ, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने सारा कुछ पढ़ लिया, न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो हमारी बॉडी में बच्चों 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है।
जैसे सबसे पहले जो ग्लैंड है उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड का नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सो, एंडो, हेटेरो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनका जो भी सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन ये डक्ट में डालती है, तो इनका सारा सिक्रीशन डक्ट के थ्रू बाहर आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के आसपास जा रही है ब्लड वेसल, ये जा रही है ब्लड वेसल, तो ये क्या करेंगी, अपना सिक्रीशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डाल देंगी ब्लड वेसल में। तो सिंपली डिफ्यूजन की वजह से हुआ, यहाँ कोई भी डक्ट नहीं हुई। और जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है बेचारी, जैसे कि मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, हमारी पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज में अंदर की तरफ डक्ट भी होती है, ये डक्ट है जो ओपन करती है कहाँ पे, हमारे डुओडेनम में। लेकिन इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे साइड में तुम्हारी मान लो कोई ब्लड वेसल जा रही है, तो ब्लड वेसल में सिंपली डिफ्यूजन से वो सिक्रीशन डाल देते हैं ब्लड वेसल में। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड्स होंगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जल्दी से रिकॉल करो, दीज आर कॉल्ड एज डक्टेड ग्लैंड्स। इनका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन को हम बोलते हैं एंजाइम्स। मैम एग्जाम्पल देना जरा, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो जाएंगी, डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स, है ना। मैम इनका जरा एग्जाम्पल बताओ, बेटा पूरा आगे का चैप्टर इसी के बारे में है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, ये सारी। ये क्या है, हेटेरो। इनका एक्सोक्राइन पोर्शन रिलीज करता है एंजाइम्स, एंडोक्राइन पोर्शन रिलीज करता है हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे तुम्हें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इसके, ध्यान रखना इनको, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, these 3 glands are your heterocrine glands। क्लियर है, बढ़िया। चलो अब हमें पढ़नी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो तुम्हें वन शॉट है, फटाफट जो क्वेश्चन आता है ना सीबीएसई बोर्ड में वो तुम्हें करना है। तो ये ग्लैंड्स है, ये उनके हॉर्मोन्स हैं और ये उनके फंक्शंस है, तो इनको याद करना है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता ही देती हूँ, चलो देखो होता क्या है, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद होते हैं बॉडी के सारे अदर ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स। देखो जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारे स्कूल में ना पिकनिक का प्लान बना है। अब पिकनिक का प्लान के लिए तुम्हें मम्मी को मनाना है, तुम्हें पता है मम्मी को मनाऊंगा तो मम्मी हाँ कर देंगी, लेकिन मम्मी ना कर सकते अगर पापा ने मना किया तो यहाँ हाइपोथैलेमस पप्पा जी है, यहाँ पे पिट्यूटरी मम्मी है और यहाँ पे अदर ऑर्गन्स में तुम हो। तो क्या हो सकता है, पापा क्या करेंगे, या तो मना करेंगे या फिर हाँ करेंगे, है ना। तो अगर हाइपोथैलेमस ने हाँ कहा, मम्मी को हाँ बोला, तुम्हारी बस की बात नहीं है भाई पप्पा से बात करना, तुम क्या कहोगे, मम्मी मम्मी प्लीज पापा को मना लो, ऐसे तो करोगे। तो पापा क्या करेंगे, मम्मी को बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने निकाला रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, हाँ। अगर पापा ने कहा ना तो क्या हो जाएगा, रेड फ्लैग, है ना। तो ये रिलीज करेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब ना। तो मम्मी कब काम करेंगी, मम्मी तुम्हें परमिशन कब देंगी, जब यहां से निकला होगा रिलीजिंग हार्मोन। तो मम्मी क्या करेंगी, तुम्हारा काम करवाएंगी, तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन से काम करवाएंगे, जाओ जाओ जो करना है करो, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका हुआ, अदर ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका हुआ, पिट्यूटरी का। तो इसीलिए पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे इसका डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन इस मास्टर का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आया। तो जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी, बट पिट्यूटरी इन टर्न इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर अब जैसे हाइपोथैलेमस है, हम उसके पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को।
पिट्यूटरी रिलीज करेगी ग्रोथ हार्मोन। वैसे तो पिट्यूटरी 9 हार्मोन्स रिलीज करती है, बट हमें ग्रोथ हार्मोन पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगा, बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट कराएगा। थायराइड कहाँ होती है? यहाँ गर्दन पे। थायरॉक्सिन रिलीज करती है जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस कहाँ होती है? हमारी ब्रेस्ट बोन के पीछे। रिलीज करती है थाइमोसिन जो हमारी पूरे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने में हेल्प करता है। एज के साथ साथ इस ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड इज द पेनक्रियास। अभी पीछे बताया था, पेनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, छोटे छोटे समोसे। रिलीज करती है एड्रेनलिन जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें कोप अप करने में डील करता है। जैसे अभी मैं बोल दूं कल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, डेट शीट बदल गई, तो तुम्हारा क्या होगा? हाथ पैर फूल जाएंगे ना, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, ब्रीदिंग रेट्स बढ़ जाएंगी। तो उस टाइम को जो कोप अप करने में हेल्प करता है दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। दिमाग में होती है, मेलाटोनिन रिलीज करती है और ये काम कराता है स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कराने में। कब जगना है, कब सोना है, ये जो पूरी साइक्लिक एक्टिविटी है, देखा है ना, आदत लग जाती है तो वो ये कराती है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस मिलेगी हमारे किसमें? नोबिताज में, है ना। क्या रिलीज कराएगी? टेस्टोस्टेरोन जो इनका सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कराएगी। स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो या डीप वॉइस हो या फिर एग्रेशन, बियर्ड फॉर्मेशन, ये सारे काम। ठीक है। इसके बाद ओवरी। ओवरी किसमें होगी? हमारी डोरा द एक्सप्लोरर्स में, और ये रिलीज करेगी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मैमरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में तुम ये चार्ट याद कर लो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने हैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? टू डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स? नो मैम, ये तो टेस्टिस का काम है। टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स? यस मैम। क्यों? क्योंकि ये हमारी माता जी हैं, ये सारे ऑर्गन्स की ग्रोथ को कराती है। आगे भी पढ़ लेते हैं। टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल? नहीं। टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म? नहीं, थायरॉक्सिन का काम है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर, कुछ ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं पिट्यूटरी की, पिट्यूटरी, तो देखो हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों बचपन से ही कम है तो इससे हो जाती है ड्वार्फिज्म, बौने बच्चे, है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है लेकिन सिंस चाइल्डहुड, और अगर ये ज्यादा है एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से, तो दोनों ही कंडीशन में जो बीमारी है उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे चाइल्डहुड से अगर ज्यादा है तो इसे कहा जाता है गाइगेंटिज्म। देखा होगा ना तुमने, क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। और प्यूबर्टी के बाद से हुआ तो इसे कहा जाता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में हमारी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी गॉरिला जैसी हो जाती है, थोड़ा डिसफिगर्ड सा फेस लगता है। हाइट तो बड़ी होगी लेकिन देखने में समझ आ जाएगा यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन गाइगेंटिज्म में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड बीमारी है किससे रिलेटेड? तुम्हारी थायराइड ग्लैंड से। थायराइड, अब देखो यहां क्या होगा, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की या फिर आयोडीन की कमी है तो इससे हो जाएगा गॉइटर, घेंगा जिसे बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है आयोडिनेटेड सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। तीसरी जो बीमारी है दैट इज रिलेटेड टू पेनक्रियास। थर्ड इज फ्रॉम पेनक्रियास, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है किसकी? इंसुलिन की। इंसुलिन कम है तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा, इतना मीठा खून। और मीठा खून अगर हो गया तो इसे क्या कहा जाता है? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डिसऑर्डर्स है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी में
डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स के लेवल को मेंटेन करना। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी ये है नॉर्मल लेवल उसका, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा नॉर्मल लेवल है, ठीक। अब क्या हो जाए, मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, जैसे यहां से यहां पे जाने में ब्लड ग्लूकोज हाई। अब इस हाई लेवल को कौन रिसीव करेगा, इसको रिसीव करेगा पेनक्रियास। पेनक्रियास पहचानेगा, अरे यार ग्लूकोज बढ़ गई, पेनक्रियास का रिलीज करेंगे फिर इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको रिसीव करता है कौन, बीटा सेल्स इन पेनक्रियास, ठीक। और ये बीटा सेल्स आगे जाके क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज कर दिया। लेकिन मान लो डिक्रीज करते करते ये एक्सेसिव डिक्रीज हो जाए, एक्सेसिव डिक्रीज, तो एक्सेसिव डिक्रीज को अगेन कौन डिटेक्ट करेगा, पेनक्रियास। लेकिन इस बार कौन रिसीव करेंगे, अल्फा सेल्स इन पेनक्रियास। अल्फा सेल्स बीटा सेल्स होते हैं ना हमारे पेनक्रियास में, वो डिटेक्ट करेंगे और ये बदले में रिलीज करने जा रहे हैं अब दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। दिस इज योर ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। लेकिन अगर फिर से वही एक्सेसिव इंक्रीज हो गया तो फिर से निकलेगा इंसुलिन। तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए फीडबैक चल रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच में। तो इसी तरीके से हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्लांट्स के। हम प्लांट्स में आ चुके हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं जो उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, तो प्लांट बॉडी शोज बच्चों टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। अब एक बार इनके बीच में डिफरेंस पढ़ो, मैं तुम्हारे सामने से हट जाती हूँ। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, एंड नेस्टिक मूवमेंट्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। यानी कि ये इनकी जो ग्रोथ है ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे। डायरेक्शनल होते हैं, जहां से स्टिमुलस मिला उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, जहां से स्टिमुलस मिला उसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये स्लो एक्शन होता है, ये इमीडिएट एक्शन होता है। ये हो गए इनके डिफरेंस। अब मैं क्या करूं, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, तो यहाँ पे बहुत टाइप के मूवमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तुम समझो, जैसे एक सिचुएशन है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम बना होता है, ये फ्लावर पॉट, ठीक, इसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर रहा है और यहां से निकल रही हैं इसकी रूट्स। अब यहां से मिल रही है सनलाइट, ठीक है। तो प्लांट्स के रूट्स और शूट में से क्या है जो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बात शूट, ठीक। तो यहाँ पे हम 3-4 टाइप के फोटोट्रॉप मतलब मूवमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। जैसे शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, शूट्स आर पॉजिटिवली, और किसके ट्रॉपिक होती है, फोटोट्रॉपिक हो जाएंगी, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक तो नहीं होंगी, जियोट्रॉपिक भी नहीं होंगी। और अगर मैं रूट्स की बात करूं, रूट्स, तो रूट्स क्या होती है बच्चों, रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली और क्या होती है, सॉरी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये 3 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स लाइट, हाइड्रोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स वाटर एंड जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो शूट केवल पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और रूट्स नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि नीचे की तरफ जाती है। ये दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, क्योंकि शूट ऊपर जाती है, कभी ग्रेविटी के पास नहीं जाती है, ना ही कभी पानी की तरफ जाती है। तो ये वाला यहाँ से समझ में आया। इसके बाद
और कौन सा ट्रॉपिज्म होता है? एक होता है कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ये तुम्हें पता है फीमेल पार्ट फ्लावर का, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारा ओव्यूल। अब ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास? पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया और नीचे आया ओव्यूल के पास, इसके पास है 2 मेल गैमेट्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओव्यूल ने रिलीज करे थे केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड, केमिकल्स जो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें कहां से एंट्री लेनी है। सो द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रॉपिज्म क्या हो सकता है? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म किसके लिए है? टच। क्लियर है? तो अब तुमने जैसे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर एक ऐसे दीवार है, ये पूरी एक वॉल है, ठीक, और यहां से एक बेल टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये बेल है, ये बेल इसके ऊपर ऐसे चढ़ती चली जाती है। या फिर तुमने दूसरा केस देखा होगा, ये एक पिलर है, पिलर, ठीक है, इस पिलर के अराउंड तुम्हारी बेल ऐसे चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? टच मिलते ही वो अपना मूवमेंट करने लग गए। तो थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हुआ बच्चों क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड टेंड्रिल्स। क्लाइंबर्स एंड टेंड्रिल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। समझ में आया? है ना। इसके बाद बात अगर मैं करूं नेस्टिक मूवमेंट्स की, ये नास्तिक नहीं है, ठीक है, ये नेस्टिक है। नेस्टिक मूवमेंट्स में स्टिमुलस के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे सबसे पहला इसमें लिखूं फोटो नेस्टिक, यानी कि लाइट की डायरेक्शन से। तो यहां पे जो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा फोटो सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को लाइट चाहिए, लाइट चाहिए क्योंकि खाना बनाना है। बट ऐसा थोड़ा है कि मैंने खाना बनाया, खाना मैं लाइट की डायरेक्शन में ही स्टोर करूंगा, ऐसा तो नहीं होता, बस मुझे लाइट चाहिए, तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। दूसरा थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक का एग्जाम्पल है बहुत फेमस मेमोसा प्यूडिका, छोड़ा बस इतना बहुत है, मिमोसा, और इसको कहा जाता है टच मी नॉट प्लांट। अब मिमोसा प्यूरिका प्लांट में क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से, ये ऐसे, ये इसका लीफ बेस, अगेन एक और तरफ इसका लीफ बेस, ठीक, यहां से निकल रहे हैं छोटे छोटे पत्तियां, ये भी खुली हुई है, और यहां पे सारी पत्तियां ऐसे बंद हो गई, ठीक है। तो यहां क्या हुआ? जैसे तुमने इसको टच किया, इसको टच किया, तो यहां पर क्या हुआ है? चेंज इन टर्गर प्रेशर, चेंज इन टर्गर प्रेशर कॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर इसके लीफ बेस वाले पोर्शन में टर्गर प्रेशर में चेंज होता है, जिस वजह से कभी ये खुल जाता है, कभी ये बंद हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक और थर्ड टाइप है इसका, निक्टिनेस्टिक। निक्टिनेस्टिक में क्या होता है? एग्जाम्पल हो जाता है ओपनिंग ऑफ बड्स इन नाइट। कुछ प्लांट की बड्स नाइट में ही खुलती है ना, जैसे कि रात की रानी वाला जो एक प्लांट होता है वो रात में खुलती है, ठीक है, उस टाइप से।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट की बॉडी में जो भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने का काम प्लांट हार्मोन्स का होता है। तो प्लांट हार्मोन्स हमारे 5 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो यहाँ सारे हार्मोन्स का फंक्शन तुम्हें पढ़ना है। ट्रस्ट मी, 11th क्लास में इन सारे हार्मोन्स का एक सेपरेट चैप्टर भी है, तो बहुत डिटेलिंग है, लेकिन हमारे बोर्ड्स में एग्जाम में क्या आएगा वो चीज़ें तुम्हें पढ़ लो फटाफट। चलो, यहाँ से कोई भी बाहर चीज नहीं जाएगी, हर हार्मोन का 2-2 फंक्शन गिवन है, दैट इज इनफ। ऑक्सिन सबसे पहले क्या करता है, सेल इलोंगेशन, जहां जाएगा वहां के सेल्स को लंबा कर देगा। एंड कंट्रोल्स फोटोट्रॉपिज्म, कैसे कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म, जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, एक ये शूट है, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ से तुमने दे दी लाइट, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया लाइट जोन, और ये वाला जो पोर्शन हो गया जहां लाइट नहीं आ रही ये हो गया हमारा डार्क जोन। ऑक्सिन हमेशा कहाँ बनता है, ऑक्सिन बनता है हमारा टिप्स पे, तो लाइट के गिरते ही ऑक्सिन क्या करता है, डिफ्यूज करता है हमारे डार्क जोन में। अब यहाँ पे क्या होगा, डार्क जोन में हमारे सेल्स होंगे, यहाँ भी सेल्स, यहाँ भी सेल्स, यहाँ भी सेल्स, लेकिन हमें पता है ऑक्सिन जहां जाएगा वहां के सेल्स को इलोंगेट करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जो डार्क जोन के सेल्स हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे और इनके इलोंगेशन से शूट ऐसे बेंड हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि डार्क जोन वाले सेल्स क्या हो गए, इलोंगेट हो गए इस टाइप से, लेकिन जो लाइट जोन वाले सेल्स है वो कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट ऐसे, जिस वजह से क्या हो गया, हमारी फोटोट्रॉपिज्म। इसके बाद आगे बढ़े, ये हो गया, एक सेकेंड, ऑक्सिन कर लिया, ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन। जैसे गन्ने का प्लांट होता है, इंटरनोड्स होती है, ऐसे किसी भी प्लांट की इंटरनोड्स को इलोंगेट करना है तो जिब्रेलिक एसिड डालना होगा। तो जिब्रेलिक एसिड का काम है स्टेम का इलोंगेशन करना, सीड का जर्मिनेशन करना, फ्रूट एंड फ्लावर का डेवलपमेंट करना। सीड जर्मिनेशन मतलब जब सीड सॉइल में जाके नए प्लांट का डेवलपमेंट कर रहा है, और अगर इसका उल्टा हुआ तो उसे बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। क्लियर? चलो, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन, नाम से ही पता चल रहा है साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या करता है, सेल्स का डिविजन करता है, यानी कि नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इट प्रमोट्स सेल डिविजन, डिले एजिंग। बुढ़ापे की सबसे बड़ी निशानी क्या है, बॉडी काम करना छोड़ देती है, तो जब नए नए सेल्स बनेंगे तो अपने आप ही एजिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA बोलते हैं और जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हें स्ट्रेस होता है तुम क्या करते हो, दरवाजा बंद करके बैठ जाते हो, छुप जाते हो। ऐसे प्लांट्स है, जब भी इसे स्ट्रेस होता है फटाफट अपने दरवाजे बंद कर देता है, और प्लांट्स के दरवाजे है उसके स्टोमेटा। तो मान लो कभी प्लांट की बॉडी में पानी की कमी हो गई, पानी का स्ट्रेस हो गया, तो स्टोमेटा को बंद कर लेगा ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। दूसरा ये क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को मुरझाने का काम। इथाइलिन हवादार हार्मोन, ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग। कभी अनपके हुए फ्रूट को पके हुए फ्रूट के बीच में रख दो तो अनपका फ्रूट यानी कि अनराइपन फ्रूट भी क्या हो जाएगा, पक जाएगा, क्योंकि पके हुए फ्रूट्स में से इथाइलिन निकला है जो उसके ऊपर जाके उसको राइपन कर देगा, मैच्योर कर देगा। दूसरा क्या होता है, प्रमोट्स फ्रूट ड्रॉप। जब कोई फ्रूट पक गया है तो वो क्यों पेड़ पे लटका रहे हैं, क्यों वजन बढ़ाए, वो नीचे ड्रॉप कर देगा। तो ये काम है हमारी इथाइलिन का। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है इसको पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। ये सारा चैप्टर का सारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का निचोड़ है ये आज की वीडियो का था। उम्मीद है मेरे डोरा द एक्सप्लोरर्स को अब और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विल मीट यू सून विद मोर चैप्टर्स।